अंशुल अभिजीत, देखिए एक बात तो है, फ्यूचरिस्टिक योजनाएं जो हैं वो कुछ नजर आती हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र, मैं आपकी बात समझ गया कि आप भाई मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, चुनाव में बताने के लिए बहुत सारी योजनाएं अभी फौरी राहत के तौर पर नहीं है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक योजनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो कई नजर आती हैं। अभी प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, सामाजिक न्याय को साधने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, अब बुंदेलखंड का जैसे जिक्र करना बहुत जरूरी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,000 करोड़ सैंक्शन किया गया है। आपको भी पता है कि बुंदेलखंड का ये जो पूरा इलाका है, पानी की समस्या की वजह से कितनी अनदेखी इस इलाके की सभी सरकारों ने की है, लेकिन आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ऐसा किया जा रहा है और इस केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए पैसे दिए गए ताकि वहां पर लोगों का पलायन रुके, पानी की समस्या दूर हो। तो इसके लिए तो कुछ फ्यूचरिस्टिक योजनाओं पर अमल करना होगा ना, ये तो मानेंगे आप? ऐलान करना, घोषणा करना एक बात है, किसी योजना का मुकम्मल होना दूसरी बात है। आपने ये भी तो कहा था कि किसानों के जो आय है वो दुगनी हो जाएगी 2022 तक। कहां हुई है भाई? उनकी आय कम हुई है। रियल वेजेस, नॉमिनल वेजेस नहीं, रियल वेजेस तो और कम हो गए हैं। और ये सरकार का डेटा है। देखिए, चारू जी ने कहा था, आपने पूछा था कि डेटा कहां है। सरकार तो आंकड़े देती ही नहीं, असंगठित क्षेत्र के आंकड़े सरकार लाती ही नहीं। हमें तो ये पता भी नहीं है कि जो 90% हमारा जो श्रमिक बल है वो किस हालत में है, क्योंकि सरकार तो मानती ही नहीं कि उनके पास है कुछ की नहीं है। अंशुल जी, लेकिन गरीबों को आवास योजना जो है उसका खासा फायदा नजर आ रहा है। जब हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाते हैं ना, मैं यूपी का स्पेसिफिकली आपसे जिक्र करता हूं, तो इन दो योजनाओं का सबसे ज्यादा जिक्र आम मतदाता करता है। जो गरीब वोटर है, आम मतदाता है, वो इन दो चीजों का जिक्र करता है, आवास योजना और दूसरी राशन योजना। तो असर तो पड़ता है ऐसी योजनाओं का। नहीं, प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने बोला तो मैं तो हैरान हो गया। उन्होंने बोला कि लोगों को उन्होंने लखपति बना दिया। और आप जानते हैं, गैर बराबरी और समानता के इतने सारे रिपोर्ट आए हैं। ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी का रिपोर्ट आया है कि जो ऊपर के जो 10% लोग हैं वो 60% संपत्ति इस मुल्क की उनके पास है, उनके इख्तियार में है। और ये असमानता की बात तो सारी दुनिया में फैली हुई है। और फिर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इतने लोग संपन्न हुए हैं, इतने लोग अमीर हुए हैं। मैं तो हैरान हो गया। अंशुल जी, आपकी बात जो है कि पूंजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक ऐसा गैप है जो भारत की आज की नहीं लंबी समस्या और पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन राजीव जी जो बातें कह रहे हैं अंशुल, क्या वो कोरोना के 2 साल 1.5 साल को माइनस करके ये सारी बातें कह रहे हैं? क्या हम उसको इंक्लूड करके जो कुछ भी योजना है उसको न देखें? क्या उसके इंपैक्ट को बिल्कुल खारिज कर दें? जो भी सरकार के टारगेट थे या रहे हैं, उसमें जहां भी सरकार पीछे रही है, क्या इस कोरोना की समस्या को डील करने में उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उस पर असर पड़ा? क्या इसको एकदम फ्लैट देखना सही होगा? देखिए, अंशुल जी जो कह रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, जो विपक्षी दल है तो उसका काम है सरकार की आलोचना करना। वो अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही चारू जी भी अपना अच्छा काम कर रही हैं। वो सत्तारूढ़ दल की तरफ से हैं, वो सरकार का बचाव कर रही हैं। तो वो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अंशुल जी बार बार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो कांग्रेस के समय को कुछ याद करके बैठे हुए हैं कि उनके समय में योजनाएं घोषित होती थी, क्रियान्वयन नहीं होता था। मोदी सरकार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये योजनाओं को घोषित भी करती है, क्रियान्वित भी करती है, जमीन पर उसका असर भी दिखता है, जिसका जिक्र अभी समीर भी कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंची हैं, उनका असर उनको मिला है और उसका पॉलिटिकल डिविडेंड भाजपा को मिल रहा है। अब उसको माने न माने, जब आप कहते हैं कि अच्छा ईवीएम में क्या हैकिंग हो गई, वो ईवीएम में हैकिंग नहीं होती है। वो कोई किसी को घर मिला होता है, वो उसका प्रतिफल होता है। किसी को गैस मिली होती है, उसका प्रतिफल होता है। राजीव जी, मैं अगर कहूं कि आपको आप एक रेफरेंस से इसको समझा दे दर्शकों को भी कि जो ये भविष्य की योजनाएं होती है जिनको हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बोलते हैं, इसको लेकर क्यों सरकारें हमेशा से एक कंसिस्टेंसी में इस तरह की चीजें लेकर आती हैं? उदारीकरण की नीति लाने वाले मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया की गालियां सुननी पड़ी, आलोचना सहनी पड़ी, और उसका नतीजा देखिए, उदारीकरण की पॉलिसी को आज की सरकारें भी फॉलो करती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट आज भी चल रहा है, मोदी सरकार उसको मोनेटाइजेशन बोलती है। प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय ग्राम सड़क योजना आती है और वो योजनाएं आज भी चल रही हैं और उसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचा है। तो ये जो गति शक्ति परियोजना है, क्या उसको हम उसी श्रेणी में रख सकते हैं कि आने वाले 20-30 सालों के लिए एक टारगेट फिक्स किया गया है, जिसका जिक्र हर बजट में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है और प्रधानमंत्री हर मन से उसके बारे में कहते हैं? अगर इस रेफरेंस अगर कुछ समझाना चाहें आप इस बजट को, तो सिर्फ इस बजट को नहीं,
मैं कह रहा हूँ 2014 से इस सरकार की नीतियों में, इसके विजन में एक निरंतरता है और उसमें एक बहुत साफ फोकस है कि हमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग के मैप पर लाना है, ग्लोबल मैप पर लाना है। और इस चीज को आज चीन के अखबार कहने लगे हैं कि भाई ये जो हम दुनिया की फैक्ट्री बनकर के अकेली सबसे ऊपर हैसियत में बैठे हुए थे, वो सिंहासन उसका हिलने लगा है और अब उन्हें ये लगने लगा है कि हमारी दुनिया की फैक्ट्री वाला खिताब छिनने वाला है और भारत के साथ हमें ये खिताब कम से कम साझेदारी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हम दुनिया की अकेली फैक्ट्री रहेंगे। भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये यहाँ का विपक्ष शायद नहीं देख रहा है, लेकिन उनका एमओयू जिस देश के साथ है, वहां के अखबार इस चीज को महसूस करने लगे हैं।